बढ़ेंगे। स्पॉन्टेनिटी के अंदर अगर हमने देखा है कि भाई एंट्रोपी क्या है, तो व्हाट इज एंट्रोपी है दोस्तों? एंट्रोपी क्या है? यस, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ओके, ये चीज़ हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। और अब हम जा रहे हैं यस नेक्स्ट टॉपिक पे, उसी के ही है अंदर। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ये तो स्टडी हो गया है अपना। एक फॉर्मूला आता है दोस्तों इसके बाद। कल हमने बताया था टेम्परेचर पे एंट्रोपी डिपेंडेड है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, एंट्रोपी एस इज इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज, एंट्रोपी एस डिक्रीज, है ना? तो यही मेथड आपको ध्यान में रखना है। और एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आपको कि भाई एंट्रोपी टोटल अगर की जाए तो हाउ वी कैन फाइंड द एंट्रोपी, सॉरी टोटल बाद में करते हैं हम। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग वी कैन फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि कब कब एंट्रोपी में क्या चेंजेस होता है। यहाँ पे आपको ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन दी नहीं है, लेकिन मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, 2-3 सिचुएशन। एक है योर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूशन अपॉन टी। ओके दोस्तों, यस अगर आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम की एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एस वेपर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपर अपॉन टी। वेपर मतलब वेपराइजेशन वर्ड आएगा इधर, वीएपी मतलब। और एक कंडीशन आती है, मतलब ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अब सॉलिड टू सीधा गैस, तो डेल्टा एस सबलाइम इज इक्वल टू डेल्टा एच सबलाइम अपॉन टी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए है ये? यस, एंट्रोपी चेंज के लिए। और भी हमें पता है, जैसे डेल्टा एच का एक फॉर्मूला लेते थे हम, एच पी माइनस एच आर, यस और नॉट। सिमिलरली किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एंट्रोपी फाइंड करनी है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस पी माइनस एस आर ही होगा। क्या होगा? एस पी माइनस एस आर। तो इसके बदौलत हम क्या फाइंड कर सकते हैं दोस्तों? दूसरी चीज मैं बाद में इसका एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। सपोज कोई ऐसा आपको पूछेगा कि भाई लिक्विड कन्वर्ट इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो दोस्तों, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? चलो कुछ भी बात छोड़ो, एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? ये सिस्टम में से ये सिस्टम बनी, तो दोस्तों क्या हुआ मुझे बताओ कि सर यहाँ पे लिक्विड था, ये लिक्विड, और इसमें से मस्त एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। तो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of molecule in its crystal, so the entropy is less and entropy is more here in water या तो liquid। तो ऐसा ही हम इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, कुछ रिएक्शंस के लिए भी हम देखेंगे। चलो दूसरी एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कौन सा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, ये बताओ मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? तो दोस्तों कुछ रिएक्शन जो अपने आप होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो अगर आप थियोरिटिकली उसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? तो थियोरिटिकली अगर देखोगे आप तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, डेल्टा एस टोटल। दोस्तों मैं बताता हूं, ये एक सॉसर हमने रखा है, उसके अंदर ये आइस का क्यूब रखा। क्या रखा हमने? सॉसर के अंदर आइस का क्यूब। तो दोस्तों ये क्या है? सिस्टम। और ये क्या है अगल बगल में? सराउंडिंग। तो आपको तो पता है सिस्टम और सराउंडिंग से यूनिवर्स बन जाता है। तो दोस्तों ये क्या होगा पता है? सराउंडिंग से ये आइस क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे वो लिक्विड बनेगा। तो उस टाइम चेंज इन हीट दिखाई दे रहा है आपको? अगर सिस्टम की बात की जाए तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, लिख सकते हो ऐसे। और सिमिलरली डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है? अब सराउंडिंग में जो भी हीट थी उसमें से आइस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, तो सराउंडिंग की जो हीट है वो कम होगी, यस और नॉट? तो वो नेगेटिव होगी सराउंडिंग के लिए, लेकिन इसके लिए ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। किसके लिए? यस, पॉजिटिव होगी। रेडी? तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना है कि भाई डेल्टा एस टोटल से आप कैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूं उसका फॉर्मूला, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ओके, इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका डेल्टा एस ये दोनों को मिला के टोटल क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0 तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो वो कैसे फाइंड होगा, समझ में आया? वी कैन फाइंड like this, it is a spontaneous or non-spontaneous if delta S total is equal to 0, then reaction is at equilibrium stage। तो दोस्तों अगर रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों का समेशन, किसका? डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग का आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो आपको ये दो चीज़ समझनी होगी। कुछ बच्चे को क्वेश्चन होता होगा, सर आपने अभी बताया कि ये आइस है और वो आइस की सपोज फ्यूजन एंथैल्पी होगी, है ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है ना, तो उस टाइम वो कुछ एंथैल्पी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। जितनी एब्जॉर्ब की उतना डेल्टा एच मिलेगा आइस के लिए, ओके। और सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच नेगेटिव मिलेगा। तो सर ये दोनों को तो फॉर्मूला आपने तो यही बताया है, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है दोस्तों। आइस का कौन से टेम्परेचर पे उसने हीट एब्जॉर्ब की है? 0 डिग्री सेल्सियस।
मतलब 273 केल्विन पे, लेकिन सराउंडिंग में तो रूम टेम्परेचर है, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर बदल जाएगा। तो ये दोनों का जो डेल्टा एस सिस्टम है और डेल्टा एस सराउंडिंग है वो बदल जाएगा। तो आपको ये दोनों के जो डेल्टा एस का जो है टोटल वो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कुछ समझ में आया? इक्विलिब्रियम स्टेज में वही होगा ना जो हमें दिखाई दे रहा है, शायद टेम्परेचर सिमिलर रख के हम हीट एक्सचेंज करते हैं, तब आपका जो डेल्टा एस टोटल है टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आइसोथर्म रिएक्शन जो उसको बोलेंगे हम, तो उसको क्या बोलोगे आप कि भाई उस टाइम जो हीट एक्सचेंज होती है उस टाइम आपका एंट्रोपी चेंज जो है वो 0 आएगा। दोनों का सिमिलर हो जाएगा, किसका? रिएक्शन में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो। ये क्लियर है? क्लियर ही रखना है। तो दोस्तों यहाँ तक की जो बात है उसके अकॉर्डिंग हम ये एग्जाम्पल आपके सामने है शायद, चलो ये रहा, यस। प्रॉब्लम 6.9 देखो दोस्तों, आपको मैं ये प्रॉब्लम यहाँ पे करवा रहा हूँ 6.9। चलो क्वेश्चन खोलो आप अपनी बुक में। प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। भाई आप बताओ कि कब एंट्रोपी इंक्रीज होगी और कब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड, तो ये पहले वाला जो है उसका आंसर सीधा ही मैं लिखूंगा कि भाई अगर लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा दोस्तों? यस, कि सर इसके अंदर एंट्रोपी मोर थी तो इसके अंदर एंट्रोपी क्या हो गई? लेस, क्योंकि ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ज़्यादा रहता है और इसीलिए ऑर्डरली ये लोग अरेंज होते हैं तो इसकी एंट्रोपी कम हो जाती है। चलो सेकंड है उसमें डिक्रीज, डिक्रीज एंट्रोपी डिक्रीज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज। चलो ओके। नंबर 2 कि भाई टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज राइज्ड फ्रॉम, अगर आप किसी सॉलिड है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या करते हैं 115 डिग्री, डिग्री नहीं है केल्विन है, सॉरी निकाल देते हैं इसको, 0 केल्विन से 115 केल्विन हुआ तो आपने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज सो एंट्रोपी इंक्रीज, वो भी आपको पता है। चलो तीसरी बात है यहाँ पे, तीसरी बात ये है कि H2 गैस प्लस 2H गैस, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? तो सर गैसियस है दोनों तो दोनों सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल के अगर मोल आप देखोगे तो कितने हैं 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो उसके मोल कितने हैं 2। अगर गैसियस मोल इंक्रीज एंट्रोपी इंक्रीज, क्योंकि भाई रैंडमनेस बढ़ेगी। तो इतनी चीज आप लोग शॉर्ट में समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना होगा। अच्छा ये फोर्थ था, गलती हो गई मेरे से, फोर्थ। तो थर्ड देख लेते हैं। रिएक्शन है कुछ दिया हुआ हमें, हमने ये कभी लिया है खाने में? सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लोग क्या बोलते हो? ईटिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और आप इसको इनो में भी लेते हो,
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब आपने सॉलिड है ना वो, यस, CO2 गैस, NH2O गैस, वेपर बन जाता है। दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो, यहाँ पे हीट वगैरह दिया नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है, तो ये रिएक्शन होता है। शायद आपने ये पढ़ा है 10th में और 11th में भी वापस एक पढ़ोगे इसको फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, किसी भी एंट्रोपी की अगर बात की जाए ना, तो एंट्रोपी समझने के लिए पहले तो फेज देखो, जो भी आपका सब्सटेंस है, चेंज इन अ फेज, कौन से स्टेट में से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रोपी देख सकते हो। दूसरा टेम्परेचर है ना, क्या देखना है, एक चेंज इन अ स्टेट, सेकंड टेम्परेचर। तो दोस्तों ये दो चीज के अकॉर्डिंग जनरली आपको करना है। अब रिएक्शन के लिए आप क्या देखोगे, रिएक्शन के लिए भी चेंज इन स्टेट, क्योंकि आपको देखना है गैसियस, तो ये तो सॉलिड था, पहले आपने सॉलिड सब्सटेंस लिया था, चलो ये वेसल है मेरे पास, देख लिया आपने, है ना। ये वेसल के अंदर हमने इनिशियली क्या लिया था, ये सॉलिड पार्ट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको हमने हीट कर दिया, तो इसमें से हमें क्या मिला, तो ये कुछ मिला, ये क्या है, CO2 एंड H2O है। बाकी नीचे जो कुछ बच गया वो क्या है, Na2CO3। तो दोस्तों आपने देखा पहले जो था वो इतना सिर्फ सॉलिड था, अब इसमें गैस भी इंक्रीज हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 मोल गैस के बढ़ गए, तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस से ज़्यादा प्रोडक्ट में गैसियस के मोल ज़्यादा है। अगर यही चीज़ आपको कोई, मैं अलग एग्जांपल देता हूँ, N2O4 gives 2NO2, गैस और गैस, चलो क्या हुआ यहाँ पे एंट्रोपी, ये 1 मोल था और ये 2 मोल है, तो सीधा गैस के मोल बढ़ गए, तो मोल इंक्रीज, सो एंट्रोपी इंक्रीज, तो हम लिखेंगे S इंक्रीज। और भी एक ले सकते हैं सिमिलर रिएक्शन, NO2 के 2 मोल N2O4 बना, तो क्या होगा, ये 2 मोल्स है और ये 1 मोल है, तो गैसियस के मोल कम हुए। अगर गैसियस मोल डिक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज। कुछ समझ में आया दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रोपी समझनी होगी। 6.9 के बाद आपका एग्जाम्पल 9 है कि 10 है, वो 10 था ना, यस। तो अभी 6.11 देखते हैं हम, इसमें 9 था कोई बात नहीं, जो भी है वो बुक के अंदर देख लेना। अब ये 6.11 है आपके बुक में, है ना। यस 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 यस। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी एक रिएक्शन दिया है आपको ये समझने के लिए और समझाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझने का ट्राई करेंगे। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयन, आयन मीन्स Fe, उसका ऑक्सीडेशन होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, तो आपको क्या मिलेगा, सर जंक लग जाता है, तो ये जंक का फॉर्मूला है Fe2O3। चलो रेडी
3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 कर लूँगा, तो यहाँ पे 4Fe हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या है, सॉलिड, O2 क्या है, गैस, और ये क्या है, सॉलिड। चलो दोस्तों, समझ में आया कुछ आपको? यस और नॉट? यस। अगर सिर्फ रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं पूछूं आपको, बिना देखे कुछ भी, तो यहाँ पे ये रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी मतलब क्या होगा, मैं बताता हूँ। ये SR है और ये SP है। SR मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा S क्या होगा इसका, व्हाट हैपन इन द डेल्टा S? तो डेल्टा S बिकम डिक्रीज, डिक्रीज होगा ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। तो अभी अब आप क्वेश्चन पढ़ो, इसमें एंट्रोपी चेंज इज माइनस, ओके, तो हियर डेल्टा S। लेकिन दोस्तों ये डेल्टा S किस चीज़ का है, मुझे बता सकते हो आप? सिस्टम का है कि सराउंडिंग का होगा? एक्चुअली ये Fe का है ना, तो ये सिस्टम का है। -5.4 किलो जूल पर मोल। ओके, चलो मिल गया। किलो जूल नहीं है ये, देखो देखो गलती है, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन इंटू मोल। ऐसा क्यों यूनिट आया जूल पर केल्विन? देख लेना, डेल्टा H का यूनिट जो है वो जूल आएगा, लेकिन ये जो है कौन, हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में टेम्परेचर आता है, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, तो इसीलिए इसका यूनिट आएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। अगर 1 मोल के हिसाब से जा रहे हैं तो पर मोल आएगा। रेडी दोस्तों, समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए। एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दिया आपको 298 केल्विन, ओके। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, वाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? अच्छा, ये जो है वो तो आपका सिस्टम का नेगेटिव आया, ये नेगेटिव है, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। आपको किससे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? डेल्टा S टोटल से पता चलेगा। ये रहा, देखो, ये डेल्टा S टोटल से पता चलेगा। सिर्फ सराउंडिंग और सिस्टम की वैल्यू से, ओनली किसी एक की वैल्यू से आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आपका ये फॉर्मूला है, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा S सराउंडिंग। आर यू रेडी अबाउट इट? यस, एब्सोल्युटली रेडी दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास ये वैल्यू तो है, कितनी है, -594.4, क्या, यस, जूल पर केल्विन इंटू मोल, ओके। तो ये है, अब आपको क्या फाइंड करना है, सराउंडिंग का फाइंड करना होगा, क्योंकि जब आप सराउंडिंग का फाइंड करते हो और डेल्टा S ये दोनों का समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके करते हो, तो आपको एडिशन ही करना होगा ना, भले ही वो वैल्यू माइनस होगी तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन एडिशन करके करना है। तो उस टाइम डेल्टा S का वैल्यू कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि आयरन को, यहाँ पे रिएक्शन देखो, आयरन को झंक लगना ये आपके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक लग जाता है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद लगती है, हम उसको नहीं रोक सकते। सर रोक सकते हैं,
लेकिन फिर भी आपकी लिमिटेशन होती है। आप किसी भी आयन को लाइफ टाइम जैसा का वैसा नहीं रख सकते। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसीलिए इसका डेल्टा एस टोटल आपको कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। ओके, कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। चलो ओके दोस्तों, अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? तो सर आगे रिएक्शन क्वेश्चन को पढ़ना है। डेल्टा एस रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज दिस। अब ये डेल्टा एच क्या हुआ? तो ये नेगेटिव क्या है दोस्तों? दोस्तों आपको पता नहीं है, लेकिन आयरन जो है उसने ये सराउंडिंग में से हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। समझ लेना, ये आयरन का पीस था, उसने सराउंडिंग से हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब। तो डेल्टा एच उसका क्या बनेगा? नेगेटिव। तो 1648 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतनी एंथैल्पी इसने एब्जॉर्ब की है, तो सराउंडिंग ने कितनी घुमाई? कितनी? -1648 कि भाई +1648? उसने घुमाई कितनी? तो दोस्तों उसने घुमाई जो है वो उसके लिए पॉजिटिव रहेगी। उसके लिए क्या रहेगी? सराउंडिंग के लिए उसने इतनी घुमा दी, इसने रिमूव कर ली है। इसीलिए आपका अगर डेल्टा एस सराउंडिंग फाइंड करना हो तो ये माइनस है, इसीलिए ऑलरेडी उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? एंथैल्पी को रिमूव करता है। और डेल्टा एच सराउंडिंग बाय टी कौन से टेम्परेचर पे है? ये 298 केल्विन। चलो ये माइनस रख लिया हमने, -1648 इंटू 10⁻³ यस और नॉट अपॉन टेम्परेचर 298। बच्चों कितना आ रहा है देखो तो? 1648000 डिवाइड बाय 298, 5530.2 है ना? चलो 5530.2 यूनिट क्या रहेगा? सर ये तो डेल्टा एस ही तो है। डेल्टा एस सराउंडिंग का यूनिट क्या रहेगा? यही रहेगा, जूल पर केल्विन इंटू मोल। ये ऐसे क्या आया? पॉजिटिव हो गया, सॉरी। यस, अब दोस्तों देखो इधर कि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गया आपको, और ये ऑलरेडी डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, नेगेटिव है। अब आपको स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। चलो डेल्टा एस सिस्टम कितना है? -594 पॉइंट पर सॉरी 49.4 प्लस 5530.2 कितना आंसर आ रहा है? 4980.8 डेल्टा एस टोटल जूल पर केल्विन इंटू मोल। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है आपको? बच्चों अब ये क्या बोलोगे आप? इट इज पॉजिटिव, सो इट इज स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये आपको पता चल गया? चला कि नहीं चला?
चलना चाहिए। रेडी बेटा? मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? चलो, अब आ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई गई है इधर, लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ये इसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैंने अभी बताया, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस टोटल ही फाइंड करना होता है। यस और नॉट? भूल मत जाना कभी भी, डेल्टा एस सराउंडिंग। तो आप कभी कभी क्या करोगे, सर डेल्टा एस से ही पता चल जाता है, ऐसा नहीं, टोटल होना चाहिए, तब आप फाइंड कर सकते हो कि इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। आइस जो है, आइस वो अगर सॉसर में रखा है और उसको हम देखते हैं वो पिघलता है, तो वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? यस, अपने आप होना, खुद होना, किसी भी रिएक्शन का खुद होना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। आप अपनी पढ़ाई खुद करते हो तो इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे अब बात आ रही है स्पॉन्टेनियनिटी विच गिव्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको पता है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस पता है आपको? नहीं पता। जैसे हमने आगे के एक उसके अंदर देखा था, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला था रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। है एंथैल्पी का फॉर्मूला, ये यू का फॉर्मूला, यू जो सिंबल है वो किसका था? इंटरनल एनर्जी। और पीवी इज द डब्लू, पीवी टाइप वर्क इट इज कॉल्ड डब्लू मैक्सिमम, पी इंटू वी, पी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पता था ना आपको? उसके अकॉर्डिंग आप बोलते थे कि इट इज अ वर्क एंड इट इज अ इंटरनल एनर्जी, वो दोनों का समेशन, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब ऐसे ही आपने गिब्स की फ्री एनर्जी जो है, ये वर्ड सुना है गिब्स फ्री एनर्जी? नहीं सुना। तो दोस्तों, एक तरह से जैसे हमने देखा कि भाई एंट्रोपी एक वर्ड नया आया, तो ये लास्ट पार्ट में एक गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारे सामने आएगी, और उसका फॉर्मूला है, उसका सिंबल है जी। एंट्रोपी का क्या था? एस। एंथैल्पी का एच। इंटरनल एनर्जी का यू। तो ये सब को आप पहचानते हो, कौन से आ गए? यू, एच, एस, अब आया जी। अब जी के फॉर्मूला में देखो तो कौन कौन शामिल है? एंथैल्पी माइनस टी इंटू एस। टी मीन्स टेम्परेचर एंड एस मीन्स एंट्रोपी। चलो, अब अगर मैं बता रहा हूं कि सपोज आपकी सिस्टम एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है, तब इसमें चेंज इन फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है, और एस डेल्टा टी। क्योंकि एक एक टाइम पे टी कांस्टेंट रह के एस में चेंज होता है, और दूसरी कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रह के टी में चेंज होता है। बट अगर हम बोले कि भाई यहाँ पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? Yes, at a constant temperature, delta T is equal to 0. So, our formula delta G is equal to delta H minus T delta S.
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, तो इसको आप लोग छोटा मत समझना। अब कोई पूछेगा कि सर डेल्टा जी का यूनिट क्या होगा, मतलब जी का यूनिट क्या होगा? यूनिट उसके नाम में ही है, बोलो तो क्या होगा उसका नाम? ये रहा, ये एनर्जी है सर। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो इसका जूल है। अब हमें प्रूव करना है कि इसका यूनिट जूल है। तो देखो, आपको मैंने बताया अभी G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो H का यूनिट क्या होगा? जूल, माइनस टी का केल्विन, S का जूल पर केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसल, तो जूल माइनस जूल, कुछ बोलेगा जीरो हो जाएगा, तो जूल होगा। और इसीलिए यूनिट ऑफ गिव्स एनर्जी इज जूल। चलो रेडी, समझ में आई बात? और ये बात समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ये फॉर्मूला अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अभी मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी नहीं समझाई है। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला तो फाइनली मिल गया आपको, है ना? इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, जैसे हमने डेल्टा एस टोटल कैसा था, ग्रेटर देन जीरो, तो स्पॉन्टेनियस था। अब यहाँ पे डेल्टा जी इज लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, देन वी कैन से इट इज अ स्पॉन्टेनियस। अगर फ्री एनर्जी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, देन यस इट इज पॉजिटिव, तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम, कि भाई उस टाइम डेल्टा जी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर मैं बता रहा हूं कि इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस होगा, तो भी वो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ये डेल्टा टी डेल्टा एस को मैं उस साइड ले गया, तो मुझे क्या मिला, क्या मिला हमें, यस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो हमें ये ऐसे ही सीधा मिल जाता है। ये नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो दूसरी चीज, अगर आपने डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो लिया है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, है ना? तो उस टाइम आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा। यही फॉर्मूला है, देखो आप, मैं साइड पे ले जाके दिखाता हूं इसको। अब मुझे
कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है अगर मुझे इसको स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी कैसा बनाना होगा, नेगेटिव। तो दोस्तों अगर मैं डेल्टा एच को सिर्फ नेगेटिव ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू में नेगेटिव ली है और ये पूरा, तो नेगेटिव ही आएगा ना जो मिलेगा वो, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए उस टाइम। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, सोचो, एक ध्यान रख के सोचो दोस्तों, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव and delta S is positive, what happen with you? Yes, डेल्टा G नेगेटिव बनेगा। चलो दूसरा कंडीशन, अगर मैंने ये डेल्टा H को पॉजिटिव लिया और डेल्टा S को भी पॉजिटिव लिया तो क्या होगा, सोचो जल्दी से। अगर ये डेल्टा H पॉजिटिव, तो मतलब ये तो आपका पॉजिटिव ही है ना, और ये डेल्टा S को मैंने पॉजिटिव ही रखा, तो आपका ये जो वैल्यू है उसमें से इसको मुझे माइनस करना होगा। उस टाइम हमारा वैल्यू जो है वो टी पे डिपेंडेंट हो जाएगा ना। अगर टी ज्यादा है तो वो स्पॉन्टेनियस की ओर जाएगा, और टी कम है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस की ओर जाएगा। और दूसरा कंडीशन, अगर हम ये दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, है तो भी इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। क्यों भाई, क्योंकि ये नेगेटिव है, ओके, और ये भी आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव, तो यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव ही है, सॉरी ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो भाई डेल्टा एच हो सके उतना ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये एज्यूम करना होगा, और ये एमसीक्यू में आता है कि कब ये स्पॉन्टेनियस होगा और कब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस, तो यहां पे तीसरा कंडीशन में भूल गया बताना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, है कि नहीं। और आपको पता है यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा एस को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिलेगा, यस वो वाला फॉर्मूला एंट्रोपी का देखा ना, वही मिल जाएगा। चलो रेडी। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमारा किसी भी रिएक्शन के अंदर गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो आपने देख लिया सारी चीज़ें, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये होगा तो स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सारी चीज़ ऐसे वैसे दी हुई है, लेकिन आपको फाइनली तो इतना ही समझना है। रेडी, फाइनली कितना समझना है, ये जितना दिखाया उतना। इफ रिएक्शन है, ये नॉट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, पॉजिटिव एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, हाँ, एंड पॉजिटिव एंट्रोपी दोनों पॉजिटिव है, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस व्हेन टी डेल्टा एस इज लार्ज। सही है ये, है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस सबसे ज्यादा होगा जितना, तो वो नेगेटिव बनेगा ना। भाई आपको ये बता रहा है कि आपकी एंथैल्पी भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो हो सके उतना क्या ज्यादा होना चाहिए, टी डेल्टा एस। हाँ, और वो टी डेल्टा एस डिपेंड किस पे रहेगा, टी पे।
इनफ टू ओवरवेट डेल्टा एच, मतलब ओवर डेल्टा एच से ज्यादा, तो स्पॉन्टेनियस। दिस कैन बी हैपन इन टू वेज, वो वे हमने समझ लिए है यहाँ पे। एक, पॉजिटिव एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज, फिर से एक बार यहाँ पे ही समझा दूं आपके सामने तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज मतलब ये पॉजिटिव ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल, अगर ये छोटा है, इन विच केस टी मस्ट बी लार्ज, टी बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपका ये कैसा है, पॉजिटिव ही है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, लेकिन वो कैसा है, बहुत छोटा है, तो टी कैसा होना चाहिए, बड़ा, तब ये नेगेटिव बन जाएगा। टोटल टोटल नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस बनेगा। द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज लार्ज, अगर ये डेल्टा एस लार्ज है, इन विच टी मे बी स्मॉल, टेम्परेचर छोटा या कम होगा तो भी चलेगा। द फॉर्मर इज वन ऑफ द रीजन वाई रिएक्शन आर ऑफन कैरिड आउट एट अ हाई टेम्परेचर, ऐसे हाई टेम्परेचर पे कभी कभी रिएक्शंस क्यों दिए जाते हैं, तो इसका रीजन ये है क्योंकि हमें हो सके उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन एंट्रोपी चेंज जितना कम होगा उतना हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियली भी अगर सोचोगे तो भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी ये आपको फ्री एनर्जी चेंज दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें आपको दी है, वो ध्यान में रखनी है आपको सिर्फ। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं डेल्टा जी के वैल्यू से, कैन वी प्रेडिक्ट द रिएक्शन इज प्रोसीड और नॉट spontaneously? Yes, only delta G, not a delta G surrounding or system, by only delta G. Ready? Prediction of useful work that could be extracted from it, ये भी predict कर सकते हैं। So we can consider free energy change irreversible reaction। फ्री रिएक्शन जो चेंज है वो कैसी है, irreversible। Process such that system is at all time in a perfect equilibrium with the surrounding। ऐसा समझना होगा, अगर डेल्टा जी की बात कर रहे हो तो क्या सोचना होगा आपको, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में ही होते हैं ऑलवेज, क्योंकि हमने बता दिया अभी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो क्या होगा, यस, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाता है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, तो वो फॉर्मूला यूज करते थे हम। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो मैं इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना चाहूंगा। अगर आपका रिएक्शन ये है ए प्लस बी, ये कौन है, रिएक्टेंट है, और उसमें से सी प्लस डी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम अगर ये रिएक्शन ये अभी एरो एक ही साइड पे मैं दिखा रहा हूं तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन मैंने एरो दोनों साइड दिखा दिया तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। रेडी? तो अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि भाई एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, अभी तो बताया था ऐसा कुछ, भाई बताया था मैंने, आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ, तो मैंने ये बताया था आपको कि भाई जब इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना कि गिब्स एनर्जी
for the reaction in which all reactant and product are in a standard state। जब ये लोग स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं ना दोस्तों, तब की इनकी एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के। ये आर टी एल एन के आपको याद रखना है। एल एन मतलब लॉग, नाम सुना है एल एन? यस। आर टी एल एन के yes, but here at equilibrium delta G is 0, so 0 is equal to delta G 0 plus RT ln K। तो डेल्टा G 0 को तो हमें इतना याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है वो हमें स्टैंडर्ड स्टेट के लिए यूज़ करना है, माइनस RT ln K। मुझे ln K में से log K, व्हाट इज K हियर, मैं बता देता हूं पहले। वेयर R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, डेल्टा G जीरो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, जीरो आया इसीलिए स्टैंडर्ड हो गया, और K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो चेंज एंड इक्विलिब्रियम बोला है ना, तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोस्तों आपके सामने ये है, हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा G जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। आपको पता है एल एन जो होता है उसका बेस क्या होता है, एल एन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लॉग। तो ये एल एन ई है, और इसीलिए हम देख सकते हैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 2.303 log 10 के लिख सकते हैं। जब ln का बेस e था तो वही ln का अगर बेस 10 करना चाहते हो तो वी शुड मल्टीप्लाई दिस ऑल वैल्यू विथ 2.303। सो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, सॉरी एल एन नहीं, लॉग आएगा ना इधर, अब लॉग लिखना है इसमें, आर टी लॉग के। ये बेस है 10, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि भाई आपको ये फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब दूसरी चीज़, तो दोस्तों समझ में आया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपके बुक में तो नहीं दिया है लेकिन वो नीट JEE वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एल एन के को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी, माइनस मैंने एल एन के को सब्जेक्ट बना लिया तो ये आर टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी मिला। ओके, इसका बेस ई था। अब इसके अकॉर्डिंग मैं के को क्या करता हूँ, सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये एल एन उस साइड जाएगा। आपको पता है कि लॉग अगर ऑपोजिट साइड पे जाता है तो एंटी लॉग बनता है। पता है बच्चों, ये पता है लॉग एंटी लॉग का कथा पता है? हाँ, तो लॉग अगर ऑपोजिट साइड पे जाता है तो एंटी लॉग बनता है, लेकिन सीधे सीधा उसका जो बेस होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लेना है तो सामने वाले
स्टेप पे जो भी चीज़ रखी है वो सारी चीज़ कहाँ चली जाएगी, ई के पावर में चली जाएगी। एक्सपोनेंट बोलते हो ना इसको, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। रेडी हो? तो ऐसा फॉर्मूला भी अगर कहीं पे दिया है तो वो गलत नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको, log k को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखोगे 2.303 RT माइनस आएगा, इधर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे बेस क्या था 10, क्योंकि वो तो log वाला था ना, तो इसको मैं k को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे 10 के पावर में पूरी चीज़ सामने जितना भी चीज़ होती है वो ले जानी होती है। तो ये डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT मिल जाएगा। तो मिला दोस्तों हमें ये, यस और नॉट? तो ये भी सही है, आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 1, अच्छा ये k ले लो या तो ये k ले लो, k का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आपको पता है log ऑलवेज क्या मिलेगा, तो मैं लिखता हूँ log शुड बी पॉजिटिव, ऑलवेज log पॉजिटिव मिलेगा। अगर देखो log पॉजिटिव मिला तो डेल्टा जी क्या मिलेगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इफ k का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो log पॉजिटिव एंड डेल्टा जी नेगेटिव। तो ये k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ k इज नेगेटिव, सॉरी k इज ग्रेटर देन 1 देन डेल्टा जी इज नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव मिला तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, यस। अगर हम k का वैल्यू लेस देन 1, मतलब पॉइंट माइनस में नहीं, कभी k का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन 1 से छोटा मतलब पॉइंट में 0.5, 0.7, 0.99, तो दिस इज कॉल्ड लेस देन 1 और उसका log ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव आता है। वो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि k का वैल्यू अगर नेगेटिव बना तो ये नेगेटिव सामने है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हमने लिखा है k इज इक्वल टू 1, अगर मैंने k का वैल्यू 1 लिख लिया, log k, इफ k इज इक्वल टू 1 तो log 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0। तो हम लिख सकते हैं log का वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0 आएगा, है ना। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, ये 0 मल्टीप्लाई RT मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई 2.303, 0, तो एट इक्विलिब्रियम, एट या तो इन लिख सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो दोस्तों? तो आपको ये 6.4 नामक एक टेबल दिया हुआ है जो शायद आपको पसंद होगा, है कि नहीं है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, ये डेल्टा एच एंड डेल्टा टी के अकॉर्डिंग ये है वेरी इम्पोर्टेंट फॉर MCQ। समझ में आया? बार बार ये चीज़ आ जाती है, हमने आगे के थियरी में उसके अंदर सारी चीज़ एक्सप्लेन कर ली है, कब ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो दोस्तों। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारा चैप्टर थियरिटिकली अभी ये कंप्लीट हो रहा है ना। तो कल हम इसके एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल करेंगे और प्रॉब्लम 6.1 थर्ड लो बाकी है, लेकिन उसमें सेंटेंस ही है वो बता देंगे उस दिन। रेडी? तो ये ध्यान में रखोगे आप लोग।